Assalamualaikum guys, welcome to our channel. Today's topic is the Renaissance rebirth of Europe. Renaissance एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जो कि रीबर्थ के लिए यूज़ होता है, और ये टाइम पीरियड जो यूरोप की चेंज का था, जो कि 14 से 16वीं सदी तक का पीरियड था, उसको हम रेनेसेंस कहते हैं। अगर हम रेनेसेंस से पहले देखें तो पहले डिवाइन गवर्नमेंट थी, चर्च या पॉप होते थे, गवर्न करते थे, और गवर्नमेंट और चर्च मिलके करते थे, और टैक्स भी इन दोनों को मिलते थे। और जो रोमन होली एम्पायर थे, होली रोमन एम्पायर, जो कि ना ही होली थे और ना ही रोमन थे, जो कि बाद में पता लगा स्टडीज़ से। और जो नॉलेज और इंडस्ट्रीज़ थी वो नहीं थी यूरोप में, प्रिंटिंग नहीं थी, लैटिन में लिखते थे, और लैटिन ज़ाहिरी बात है कि उनकी अपनी लैंग्वेज में नहीं थे तो हर इंसान नहीं जानता था, और वैसे भी पढ़ाई आम नहीं थी, और सिर्फ पॉप्स वगैरह या जो प्राइस्ट वगैरह होते थे, चर्च के लोग होते थे या पढ़े लिखे लोग, सिर्फ वो ही पढ़ते थे। अपर क्लास के जो लोग थे वो ही पढ़ सकते थे, तो इस वजह से ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उनके पास। और अब हम देखते हैं कि रेनेसेंस में क्या हुआ। ये एज ऑफ ग्रोथ थी यूरोप में। इसमें न्यू पावरफुल सिटी स्टेट्स जो थी वो इमर्ज हो रही थी। सिटी स्टेट हम कहते हैं हर शहर की अलग रियासत होती है, शहर की या मुल्क की, तो उसको हम सिटी स्टेट कह देते हैं। और हम ये भी पढ़ते जाएं कि अलग मुल्क या रियासत के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी या लैंड होना चाहिए, थर्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सॉवरेनिटी मतलब खुद मुख्तार होना चाहिए उस रियासत को या मुल्क को, तो हम उसको एक अलग मुल्क या रियासत तस्लीम करते हैं। तो एक नई मिडिल क्लास जो थी, वो जिनके पास ज़्यादा पैसे थे, वो इमर्ज हुई इस एरा में, इस पीरियड में, जो कि पहले नहीं थे। और पहले जी हजूरी करते थे अमीर लोगों की, और उनको पहले माय लॉर्ड कहा जाता था। जो अमीर होते थे, अपर क्लास का जो तबका था, माय लॉर्ड कह के या इस तरह के और नामों से पुकारा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे ये हो गया था रेनेसेंस में कि सिटी में जो रहते थे मिडिल क्लास के लोग थे वो बेहतर हो गए थे। काफ़ी कंट्री साइड में फिर भी गुर्बत थी, लेकिन उनके पास पैसे क्योंकि कम थे, लेकिन जो सिटी में रहने वाले थे, शहर में रहने वाले थे, वो इस लिहाज से अच्छे थे, स्टेबल थे, और उनके पास पैसे आ गए थे। और वो पैसे मतलब उनको ये नहीं था कि उनको रोटी से ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे, ज़रूरियात जो होती हैं ज़िंदगी की, उससे ज़्यादा पैसे थे उनके पास। और उस टाइम पे ग्रेट आर्टिस्ट, राइटर्स, थिंकर्स उस पीरियड में आए, रेनेसेंस पीरियड में। और हम वही बात के मिडिल एजेस के दौरान में कंट्री साइड में वर्क होता था लैंड के ऊपर, और जो कि नोबल मैन उनको देते थे, और उनके बदले में उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी, गरीब गुरबा को, कंट्री साइड के, देहात के, गांव के लोगों को। और फिर सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी मिडिल एजेस के एंड तक की। देयर वॉज अ स्मॉल मिडिल क्लास पॉपुलेशन एंड पीपल हैड मोर फ्रीडम दैन इन द कंट्री साइड। उनको ज़्यादा फ्रीडम मिल गई थी। और इसका एक बहुत बड़ा जो हम देखते हैं उसमें इवेंट आया, वो द प्लेग था। और ये प्लेग वैसे भी काफ़ी उस पीरियड में होते रहते थे यूरोप वाली साइड पे, लेकिन जो मिडिल एजेस और एंड ऑफ 14th सेंचुरी में आया था, वो एक प्लेग था जिसको हम ब्लैक डेथ कहते हैं, जिसमें हाफ ऑफ द यूरोप पॉपुलेशन जो डेथ हो चुकी थी, जिनकी हुई थी। और ये हम इससे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाफ की डेथ होगी तो कितनी मिलियंस की तादाद में लोगों की डेथ हुई थी। और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और अभी तक सबसे हाईएस्ट है कि इतनी ज़्यादा डेथ हुई। इट स्प्रेड मोस्ट रैपिडली इन द लार्जेस्ट सिटी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है लार्जेस्ट सिटीज़ में इस तरह, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी सिटीज़ वाली साइड पे, तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पर ही ज़्यादा फैल रहा था। जिस तरह हम कोरोना वायरस को देख सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा फैल रहा है, तो इसी तरह ये भी थी। दिस लेड टू इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इकोनॉमी से डिप्रेस हो गई थी। हम सारा इसका जो सिनेरियो है, हम अब का 2020 के सिनेरियो से मैच कर सकते हैं कि पीपल की डेथ हो रही थी, ऊपर से इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा था। जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे, उनके पास बहुत कम लोग रह गए थे बेचने के लिए अपनी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हो रहा था। और फिर ये बात आती है, सेकंड जो पॉइंट आया है, आता है द न्यू मिडिल क्लास। जब प्लेग जो थी वो डिक्रीज़ होती रही आहिस्ता आहिस्ता 15th सेंचुरी तक, तो जो पॉपुलेशन थी ज़ाहिर बात है दोबारा से बढ़नी स्टार्ट होगी। और जो न्यू मिडिल क्लास जो थी इमर्ज हुई, उनमें बैंकर्स थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेड पीपल थे, और उन्होंने एक नई मार्केट
फॉर देयर सर्विसेज बनी। और पीपल जो थे, आवाम थी, वो ज़्यादा अमीर होती गई, उनके पास ज़्यादा पैसे आगे उड़ाने को, मतलब खर्च करने को। दे बिगिन टू बिल्ड लार्जर हाउसेस, और फिर उन्होंने बड़े बड़े घर बनाने स्टार्ट कर दिए, महंगे कपड़े ख़रीदने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने आर्ट और लिटरेचर में काम करना, उसमें दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर दिया। अब हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक गरीब है जिसके पास खाना खाने को पैसे नहीं है, तो वो आर्ट या लिटरेचर की तरफ किस तरह जा सकते हैं। तो आर्ट एंड लिटरेचर में जब वो इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि उनके पास पैसे आ गए थे, और जब चीज़ें उनके पास थी, खाने पीने को चीज़ें मिल रही होती, तो लिटरेचर भी पढ़ रहे थे, और उनके पास टाइम भी ज़्यादा बच रहा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके पास अर्न कर लेते थे, पैसे बचते थे, जो टाइम था वो कम लग रहा था उनका। फ्री टाइम में फिर वो डिफरेंट फॉरेन की लैंग्वेजेस, जिसका हमने पहले पढ़ा कि लैटिन जो थी उस टाइम पर सिर्फ प्राइस्ट वगैरह या फिर वो पढ़ते थे जो पढ़े लिखे लोग होते थे या चर्चमैन्स होते थे, सिर्फ चर्चमैन पढ़ सकते थे, उनको ही आती थी। लेकिन अब ये हुआ कि लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस स्टार्ट कर दी, रीडिंग, मतलब ये हॉबीज़ उनकी बननी स्टार्ट होगी, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना, रीडिंग, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या दूसरे इंटरेस्ट में उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनके दूसरे इंटरेस्ट पैदा हो गए। और फिर इटालियन जो सिटी था ना, सिटीज़ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे रेनेसेंस पीरियड में, और वो सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया, जहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग होने लगी और वेल्थ आ गई उनके पास, और एजुकेशन में भी वो सेंटर बन गए थे। और उनमें ज़्यादा सिटीज़ के इटली के सिटीज़ के नेम विनिस, गेनुआ एंड फ्लोरेंस, जो फेमस उनके सिटीजन्स थे ना वो हैं, और जो कि हु वर वेरी रिच एंड गेव दिस सिटी अ लॉट ऑफ मनी, उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लग गए फिर उस कंट्री में, उस एरिया में, उस सिटीज़ में। और फिर हम एक्सप्लोरेशन एंड ट्रेड पढ़ें, हमें पता है कि जो ट्रेडिंग है उससे तरक्की होती है, क्योंकि हम एक दूसरे को, जब हम एक सियाहत के लिए भी जाते हैं या हम डिस्कवरी भी करने के लिए जाएं, अब तो नहीं, अब तो हम खैर डिस्कवर बहुत कुछ हो चुका है, सब कुछ ही हो चुका है, लेकिन उस टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये कि उन्होंने सीज़ को और सेलिंग को टू अदर कॉन्टिनेंट्स ही उन्होंने बढ़ाया। इस एरा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इनका है। और जो सेलर्स के पास मैप शिप्स जो थी ना, उनके इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छे आ गए, और शिप्स वर बिल्ड सो दैट दे कैन, और वो ताकि लंबी जो सफ़र थे वो कर सकें, इस तरह की शिप्स आ गई थी, और बड़ी शिप्स आ गई ताकि वो ज़्यादा चीज़ें ले जा सकें, और इस तरह की शिप्स के वो स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ भी ड्राइव कर सके, ये ना हो तूफ़ान के साथ वो खुद भी बह जाए। और फिर पोर्चुगीज़ नेविगेटर्स जो थे ना स्टार्टेड एक्सप्लोर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जिससे वो गोल्ड और आइवरी अपने घर लाते थे, मतलब अपने होमलैंड लाते थे। और उनके बाद डिस्कवर सेलिंग अराउंड द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका वुड ब्रिंग देम टू इंडिया एंड एशिया, फिर इंडिया और एशिया तक वो इस तरह पहुंच गए। और फिर यही फिर आगे हुआ दिस प्लेसेस ऑफर, जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया, ये एशिया का एरिया है ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ से इनको मसाला जात बहुत अच्छे ऑफ़र होते हैं, कपड़ा सिल्क बहुत अच्छा मिलता है। तो उन्होंने ये वाली चीज़ें अपने घर लेकर जाने स्टार्ट कर दी, और अमीर अमीर लोगों को ख़ानदानों में बेचना स्टार्ट कर दिया यूरोप में। और उसके बाद जब आफ्टर कोलंबस, मतलब कोलंबस ने जब अमेरिका डिस्कवर किया था 1492 में, इसका ये था कि वो एक्चुअली में अपनी तरफ से सब कॉन्टिनेंट में आना चाह रहा था, सब कॉन्टिनेंट का रास्ता ढूंढ रहा था, तो लेकिन सब कॉन्टिनेंट की बजाय उसने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया इन 1492 में। और उसका देखी स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन एक्सप्लोरर्स ने उसको फॉलो किया, जिनमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो हुए थे वो स्पेनिश हुए थे। और उन्होंने जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका था उसको कनकर किया, फ़तह किया, और वहाँ से वो गोल्ड और सिल्वर अपने इन्होंने सिटीज़ के नेम बताया है, मतलब इस एरिया के या रियासतों के, इनका एंड एस्टेक एम्पायर से ना वो गोल्ड और सिल्वर को अपने होमलैंड लेकर आते थे। और दूसरी था उनकी एक और अचीवमेंट इस एज की, ये थी प्रिंटिंग। 1445 में जर्मन गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस। अगर अभी भी हम सोचें कि अगर प्रिंटर्स ना होते तो हमारी लाइफ किस तरह की होती, तो इसी तरह यहाँ पे प्रिंटर्स आ गए, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो उन्होंने ना लाखों लोगों की, मिलियंस लोगों की ज़िंदगी को यूरोप में चेंज कर दिया। और जब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम बुक मेकिंग जो थी वो चीप होगी, और गुटेनबर्ग ने ना बहुत स्लो टाइम में बहुत तेज़ी से
उसने प्रिंट करनी बुक स्टार्ट कर दी। और इन द मिडल एजेस बुक्स वर वेरी एक्सपेंसिव। मिडल एजेस में बुक्स एक्सपेंसिव थी, जारी बात है, हाथ से लिखी जाती थी, हैंड मेड चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो उस दौर में भी थी। ओनली प्राइस एंड मंक्स, जो चर्च से रिलेटेड लोग थे, उनको वो सिर्फ पढ़ सकते थे क्योंकि वो लैटिन में लिखी होती थी। और इन रेनेसेंस जो थी, मिडिल क्लास के पास ज़्यादा पैसे आ गए थे बुक्स ख़रीदने को, और वो चाहते थे कि वो नई बुक्स ख़रीदें, लेकिन उनको ये था कि हम अपनी लैंग्वेज में सीखें, अपनी लैंग्वेज में बुक्स को पढ़ें। अभी भी हम जितने मर्ज़ी हम बन जाएं कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश हमें आती है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमें उर्दू में या हिंदी में या हमारी जो अपनी मादरी ज़ुबान है या कौमी ज़ुबान है उसमें हमारी कोई चीज़ हमें मिल जाए तो हमें वो सबसे आसान लगती है और उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं। और जो पब्लिशिंग थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी और लोग ख़रीद रहे थे, और जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ना बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, प्रॉस्पर हो रही थी। लोग जो थे वो बुक्स ख़रीद रहे थे, ट्रैवल बुक्स ख़रीद रहे थे, रोमांसेस ख़रीद रहे थे, पोइट्री ख़रीद रहे थे, एलमेंसेस ख़रीद रहे थे। और एलमेंस होते हैं कैलेंडर्स या मैप या डिजिट वगैरह जो होते हैं उसको कहते हैं। दे रीड मोर एंड बिकेम बेटर एजुकेटेड। वो पढ़ने लगे थे तो वो तालीम याफ्ता होने लगे थे। और फिर ह्यूमनिज़म एक बहुत बड़ा इस एज का है पॉइंट कि क्योंकि इसमें बुक्स की प्रिंटिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, तो स्कॉलर जो थे रेनेसेंस के, उन्होंने दोबारा से ग्रीक और रोमन फ़िलासफ़र की राइटिंग्स की तरफ वापस आ गए थे और उसको क्लासिक्स कहते हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कॉलर्स थे उन्होंने रीड करना स्टार्ट किया जब ग्रीक और लैटिन को, तो जो पहले इतने बड़े बड़े वहाँ के फ़िलासफ़र्स थे उनको पढ़ना स्टार्ट किया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनके टॉपिक्स थे साइंस या आर्ट और लाइफ के ऊपर, उन्होंने दोबारा पढ़े तो एक नई जो थी आगाज़ हुआ, एक नई रुझान आ गया उनकी तरफ। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस पीपल वर गाइडेड, वही वाली चीज़ के मिडिल एजेस में चर्च गाइड करता था और वो वेल्थ के अगेंस्ट था, ट्रेडिंग गुड्स के अगेंस्ट थे, वर्ल्ड जो दुनियावी जो इंटरेस्ट है उनके अगेंस्ट थे। लेकिन ह्यूमनिस्ट जो थे उसके बरअक्स थे। जो ह्यूमनिस्ट थे वो बिलीव इतना नहीं करते थे इस रिलीजन में। दे थॉट, वो ये सोचते थे कि जो मनी है, पैसा है या ट्रेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए, और जो रिहायशी होते हैं या शहरी होते हैं उनको गुड जनरल एजुकेशन चाहिए होती है, मतलब उनको तालीम चाहिए होती है। ड्यूरिंग द रेनेसेंस जो एक चर्चमैन थे मार्टिन लूथर किंग, जिनका हमने बहुत ज़्यादा नाम भी सुना होगा, उनकी कोट्स बहुत फेमस है। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को चेंज कर दिया और 1517 में उन्होंने एक लिस्ट लिखी कि जिसके वो चर्च के अगेंस्ट थे, जो चर्च के रूल्स वगैरह थे उसके अगेंस्ट थे, और उन्होंने ना चर्च के दरवाजे के ऊपर उसको पोस्ट कर दिया। वो खुद भी एक चर्चमैन थे, हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब उन्होंने खुद ही वो सारी लिस्ट बनाई और चर्च के डोर पे लगा दी। और उन्होंने कहाँ पर लगाई थी? विटनबर्ग जर्मनी में। और असल में ये प्योरिटन्स का आगाज़ था, एक जो बहुत बड़ा फ़िरका आ जाता है क्रिश्चियनिटी में, वो प्योरिटन्स है। लूथर जो थे वो ये चाहते थे कि जो चर्च है ना जर्मनी में, इंस्टेड ऑफ लैटिन, सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड देम बेटर, कि उन्होंने ये कहा कि वो जर्मन यूज़ करें, इसके बरअक्स के वो लैटिन यूज़ करें ताकि लोग अच्छे से समझ सकें। मैनी अदर क्रिश्चियंस एग्रीड, और जो क्रिश्चियन थे वो और जो काफ़ी थे वो उनसे एग्री किए, और वो भी चेंज चाहते थे कि वो जो तंग आ गए थे, वो जो उस टाइम के पॉप्स वगैरह या मंक प्राइस थे, वो जो मज़हब का नाम लेकर उनको धोखा देते थे या लूटते थे, बिला वजह की पाबंदियाँ लगा के और ख़ुद ऐश करते थे। लूथर एंड अदर फाउंडेड न्यू रिलीजन, उन्होंने एक नया रिलीजन नहीं है एक्चुअली, उन्होंने एक नया फ़िरका कह लें, और वो डिवाइड हो गए रोमन कैथलिक चर्च से, और उनको हम प्योरिटन्स कहते हैं एक्चुअली में। असल में ये बात आती है कि जिस तरह कोई भी एक नया बंदा एक नया थॉट मज़हब के अगेंस्ट बोलता है या हमारे थॉट्स के अगेंस्ट बोलता है उस टाइम पे, तो उसके लोग ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जैसा गैलीलियो ने कहा था कि अर्थ घूमती है, और उसको असैसिनेट कर दिया गया था। तो इसी तरह और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं इसमें। तो इसी तरह जब एक कोई नई चीज़ देता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसके साथ भी होते हैं जो मार्टिन लूथर था उसके साथ हम देख सकते हैं। और फिर ह्यूमनिज़म को अगर हम एक बार दोबारा देखें, ह्यूमनिज़म एक असल में फ़िलासफ़िकल स्टैंस है
जो कि इन्फिसाइज करता है कि जो इंसानियत है, इंसान है, उनकी वैल्यू और उनकी कदर कीमत असल में क्या है। इंसान कोई ऐसी नहीं है कि पहले माना जाता था कि इंसान एक गुनाहगार सा इंसान है और उसको सज़ा के तौर पर दुनिया में भेजा गया और इस तरह, लेकिन इसमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात या सबसे बरतर जो मखलूक है वो माना गया ह्यूमनिज़म थॉट के मुताबिक। और असल में ये इन्फसाइज करती है ह्यूमन डिग्निटी को और नेचर के लिए जो प्यार है उसके ऊपर इन्फसाइज करते हैं। फिर हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे स्प्रेड हुआ। रेनेसेंस में आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स ने मैथमेटिक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपने वर्क्स में। उन्होंने डिस्कवर कर लिए डिफरेंट प्रोपोर्शन, मतलब एक बैलेंस में सब कुछ हो। गोल्डन मीन का मतलब भी यही है कि बैलेंस हो, कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट ना हो, ना अपर वाली साइड पे ना लोअर वाली साइड पे, बल्कि एक बैलेंस हो। इसी तरह ही और बिल्डिंग्स भी उन्होंने ना एक प्रोपोर्शन के साथ बनानी स्टार्ट कर दी, मैथमेटिक्स के साथ उनके हिसाब से। और फिर हम देखते हैं कि आर्टिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए अपने कामों में। और उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि हम जो पिक्चर है उसमें अगर हम आगे वाले के लिहाज से, अगर हमने कोई चीज़ दूर दिखानी है, एक चीज़ से जो दूर दिखानी है उसको हम छोटा दिखा देंगे तो वो इस तरह नज़र आती है कि वो दूर है चीज़। और दे ऑल्सो पेंटेड विद मोर रियलिज्म देन अर्लियर आर्टिस्ट। असल में मेडिवल या जो मिडिल एजेस थे उसमें ज़्यादातर फिक्शनल चीज़ें होती थी, रियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती थी। रेनेसेंस में रियलिज़म का आगाज़ हुआ था। और आर्टिस्ट जो ज़्यादा वर्क हुआ ना वो फ्लोरेंस में काम हुआ, जिनमें मिकेलैंजेलो बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट है रेनेसेंस के, जिन्होंने पेंट किया, स्कल्पचर बनाया। फ्लोरेंस में एक डेविड स्कल्पचर है, बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी भी फ्लोरेंस में पाया जाता है, जो फ्लोरेंस कैथेड्रल में है। और उसने बाद में जो है वेटिकन, जो सिस्टाइन चैपल जो कि वेटिकन में है, उसकी सीलिंग को पेंट किया। असल में वेटिकन सिटी में पॉप रहते हैं, पॉप के जो जहाँ पे वो रहते हैं ना चैपल में, उसकी सीलिंग को उन्होंने बहुत ज़्यादा पेंट किया और वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और बहुत ज़्यादा मतलब हमें आर्ट नज़र आता है। और उनका जो काम हम देखते हैं रेनेसेंस में फ्लोरेंस में हुआ था। असल में डेविड एक मास्टरपीस स्कल्पचर है जो कि बाइब्लिकल फिगर डेविड के बेस पर बनाया गया है और एक लड़का सा है वो, और वो और उनकी दूसरी मोस्ट फेमस जो पेंटिंग है वही जो सिस्टाइन चैपल की सीलिंग है जो वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी एक और चीज़ बता दें आपको, दुनिया के सबसे छोटा मुल्क है। अब फ्लोरेंस के ऊपर आ जाते हैं हम। ऑल दो चेंजेस टुक प्लेस एवरीवेयर इन यूरोप, और फ्लोरेंस जो था वो सेंटर था रेनेसेंस का। 15th सेंचुरी में जो रेनेसेंस थी वो एक्साइटिंग प्लेस थी, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी और बहुत ज़्यादा हम एक्साइटमेंट के साथ अगर उसकी हिस्ट्री को पढ़ें तो बहुत एक्साइटमेंट होती है हमें। एट दैट टाइम द सिटी, उस टाइम पर जो सिटी था वो इंडिपेंडेंट था, एक आज़ाद रियासत थी और उसकी पॉपुलेशन 60,000 थी। और उसको जो 12 गिल्ड्स जो थे ना वो कंट्रोल कर रहे थे सिटी की ट्रेड को। गिल्ड हम कहते हैं पेशावर, मतलब हम पेशावर या उनको कहते हैं 12 गिल्ड्स। और जो मेंबर थे ना गिल्ड्स के, या फिर हम कह देते हैं जिस तरह होते हैं कोई कमेटी होती है, जिस तरह डिफरेंट सोसाइटीज़ की होती हैं, इसी तरह एक पेशा की डिफरेंट अपनी सोसाइटीज़ होती हैं। इसी तरह उनके जो मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे और अपनी अच्छी पोजीशन रखते थे गवर्नमेंट में, सिटी की गवर्नमेंट में, और वो शहर को भी बहुत ज़्यादा पैसे देते थे। और जो सबसे ज़्यादा गिल्ड्स में पावरफुल थे वो टेक्सटाइल वर्कर्स थे। और फ्लोरेंस जो था वो सेंटर था क्लॉथ मेकिंग के लिए और क्लॉथ की ट्रेडिंग के लिए। जो वूल थी वो वहाँ पर एक्सीलेंट क्वालिटी की जो थी वो इंग्लैंड से आती थी। इन फ्लोरेंस जो रॉ मटेरियल था वहाँ पे ना उसको क्लीन किया जाता था, फिर स्पन डाइड, और मतलब जो पूरा तरीक़ाकार होता था ना उसको रॉ मटेरियल लेके खुद बनाते थे और उसको बाद में एक्सटेंसिवली सेल करते थे। फिर है अदर सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो बैंकिंग थी, जो बहुत ज़्यादा फैमिलीज थी फ्लोरेंस में, वो सक्सेसफुल बैंकर्स थे। उन्होंने एक गोल्ड कॉइन बल्कि जो प्रोड्यूस किए थे जिसको फ्लोरिन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए पूरे यूरोप में। और जो मोस्ट फेमस बैंकर्स थे ना उनमें वर्ड द मेडिसी थे।
और उन्होंने कंट्रोल किया फ्लोरेंस अप टू बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। उन्होंने 18वीं सदी के आगाज़ तक इसको कंट्रोल किया। थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ जाता है।